एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिंग वू चैन को कॉल करता है। उसे कहता है कि 3:30 हो गए हैं। तुम अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? जिस पर वू चैन उसे कहता है कि फिर क्या, फिर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, और वैसे भी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जबकि मिंग उसे यही कहने लग जाता है कि फिलहाल मैं तुम्हारे साथ किसी भी बात पर बहस नहीं कर सकता। बस मुझे इतना बताओ कि तुम कब तक मेरे पास पहुँचोगे। वो चैन उसे बताता है कि बस सिर्फ तुम 15 मिनट और वेट करो, 15 मिनट्स के अंदर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और 15 मिनट के बाद ही ये शू दाओ कैफे, जो कि डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता पहुंच जाता है। उसे कहता है कि मैं आ गया, हाँ बताओ क्या काम है, और मैंने जो तुम्हें इतना वेट करवाया उसके लिए मुझे माफ भी कर देना। तो सामने मिंग बैठा था, और मिंग के बारे में हमें यही बताया जाता है कि ये एक डबल एजेंट है। इसके साथ साथ जियांगन ड्रैगन शील्ड सिक्योरिटी ग्रुप का ओनर भी है, और जियांगन सिक्योरिटी एसोसिएशन काउंसिल का मेंबर भी है, और दोंगहाई सिटी की कांग्रेस पीपल को ही रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे ही उसने वू चैन को देखा था तो उसे कहता है कि क्या तुम वही हो जिसके साथ मैं कॉल पे बात कर रहा था? तो वू चैन उसे कहता है कि हाँ, मैं वही था जिसके साथ तुम कॉल पे बात कर रहे थे, और आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? ये ना हो कि तुम्हारे ही इन लोगों के सामने मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूं, जिससे तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। मिंग को ये सुनने के साथ ही गुस्सा आ जाता है, और उसे यही कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, और वो अपनी जगह पर भी खड़ा हो गया था। तो वो चैन किसी को कॉल मिलाते हुए यही कहने लग जाता है कि मैं तो तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तो तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? लगता है कि तुम्हें तमीज से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसने ली रुताई को कॉल की थी, तो ली रुताई उसे कहने लग जाता है कि फोर्थ ब्रदर इन लॉ, तुमने कॉल करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं भी बस यही सोच रहा था कि तुमसे कॉल पे बात कर लूं। यह बात सुनने के साथ ही मिंग अब थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और कहता है कि ये तो ली रुताई है ना, ये तो ब्रदर इन लॉ क्यों कह रहा है? पर मैंने भी इसके बारे में अफवाहें सुन रखी हैं, क्या ये वही वो चैन तो नहीं है जिससे मैं कॉल पे बात कर रहा था, और जिसकी आजकल काफ़ी अफवाहें भी फैली हुई हैं? फिर ली रूता ये कहने लग जाता है कि ब्रदर-इन-लॉ, तुमने जो मुझे कॉल किया है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है? जिस पर वो चैन उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारे ही कुछ लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही उनके साथ डील कर लो। तो ली रुताई जब ये कहता है कि ये बंदा कौन है जो तुम्हारे साथ पंगा ले रहा है, मुझे बस उसका नाम बताओ, देखो फिर मैं उसके साथ क्या करता हूँ। और ये अल्फाज सुनने के साथ ही अब मिंग के तो होश ही उड़ गए थे, वो काफी शॉक्ड था, तो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो उसके पाँव पकड़ने लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और उसकी डिटेल अब वो चैन ने भी ली तोई को दे दी थी, तो जिस पर ली उसे कहता है कि तुम बस फिक्र ही मत करो, अभी कॉल कट करता हूँ। पहले मैं उसे ठिकाने लगाऊंगा, फिर बाद में तुमसे मैं बात करूंगा। तो कॉल के कटने के बाद जब वो चैन मिंग को कहता है कि क्या अब हम बात कर सकते हैं, तो वो कहता है कि हाँ हाँ, हम बात कर सकते हैं, तुम मेरे भाई हो, बल्कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे अंकल हो। चलो ऊपर बैठकर इसके बारे में बात करते हैं। वो अब एक टेबल पर जाकर बैठ गया था, तो तभी ही ये उसे टी सर्व करने के लिए पहुंच जाता है। कि तभी फिर उसे ब्रदर लू की कॉल आ जाती है, जो कि इससे बात करता है, और उसे ये पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि मैं तुमसे आकर बात करना चाहता हूँ। तो ये उस कैफे का एड्रेस ब्रदर लू को सेंड कर देता है, ताकि वो वहां पर पहुंच सके और इससे बात कर सके। तो कॉल के कटने के बाद ही मिंगू से कहने लग जाता है कि सर पूछें, क्या आपका यहाँ पर कोई और गेस्ट आने वाला है? वो कहता है कि हाँ, मेरा एक दोस्त है जो कि यहाँ पर आ रहा है, और तुम इस तरह खड़े क्यों हो, तुम सीट पर बैठ जाओ ना। वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई ऑर्डर हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वो चैन अब चाय पीते हुए उससे कहने लग जाता है कि मिंग, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदे मुझे लग रहे हो, क्योंकि तुम डिंग रोलैंग के राइट हैंड बन गए। तुमने उसका कॉन्फिडेंस जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। तुम्हें दोनों ग्रुप की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया था, और मैं इसके बारे में जानता हूँ। फिर तुम्हारी रियलिटी एक्सपोज हो गई, रियलिटी एक्सपोज होने के बाद ही ली रुताई से तुम बाल बाल बच गए। फिर तुम सीधा जाकर दिंग के पास पहुंच गए, और उसे अपनी सारी के सारी बातें बताई, और तुमने अपने आप को उसे बेच दिया। तो मिंग उससे माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि सर वो प्लीज आप इसके बारे में और बात मत कीजिए। अगर आप मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना चाहते हैं तो आप मुझसे कह सकते हैं, लेकिन इन बातों का जिक्र यहाँ पर मत कीजिए। तो वो चैन मिंग को कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिंग रूलोंग जल्दी यहाँ पर किसी को भेजेगा, ताकि आकर मुझे टारगेट कर सके।
जिस पर मिंग उसे बताता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या फिर आपके साथ डील करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कहता है कि हाँ ये तो नहीं है, लेकिन मेरी एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। मुझे लगता है कि जल्द ही दिंग तुम्हें कॉल करेगा और तुम्हें वो जैसा करने के लिए कहेगा ना तुम बस वैसा ही करना। इस पर मिंगू से कहता है कि अगर उनसे तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन मुझे मिलती है तो क्या मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता दूं। इसकी वजह से हम दोनों मिलकर कोई प्लान भी बना सकते हैं। वो चैन उसे कहता है कि तुम्हें इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम मुझे इसके बारे में कुछ भी बताना, ना ही तुम इसके बारे में ली रुताई को भी कुछ बताना। बस जैसा चल रहा है वैसे चलने देना। मिंग ये सुनने के साथ ही खामोश खड़ा हो जाता है और अपने मन ही मन में यह कहने लग जाता है कि जब तुम्हें पता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद। और तुम मुझे ये जो कह रहे हो कि मैं कुछ ना करूँ तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, क्या तुम मरना चाहते हो। और वो चैनो से ये कहने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ना ही मुझे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दोंगाई में जितने भी लोग हैं उसमें तुम भी शामिल हो। फिंग शामिल है, हुआंग शामिल है, शू जून शामिल है, काओ फेंग शामिल है। उन सभी में तुमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे तो इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ डिलीवर करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कोई चीज़ जाकर डिंग रोलोंग को दे दो, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी साइड से ब्रदर लो आ जाता है। और जैसे ही उसने वो को देखा था तो कहता है कि ब्रदर मैं यहाँ पर आ गया। तो उसे देखने के साथ ही वो चैन अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है, जबकि मिंग ये देखकर हैरान हो जाता है। ब्रदर लो फिर मिंग को कहने लग जाता है कि नीचे मैंने देखा कि 20 से 30 लोग खड़े हुए हैं। क्या तुमने उसे अपने साथ इसलिए रखा कि तुम वो चैन को नुकसान पहुंचा सको। तो मिंग हैरान होते हुए उन्हें कहने लग जाता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं अपने ब्रदर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और वो चैन भी कहने लग जाता है कि ब्रदर लो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये मुझे मारने के लिए यहाँ पर लोगों को लेकर आया। और मिंग भी कहने लग जाता है कि हाँ हाँ ब्रदर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बस एक गलत फहमी थी। तो ब्रदर लो फिर वो चैन को कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि अब तुम दोनों के दरमियान ये मैटर सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी तुम्हारे साथ गलत होगा तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। मैं फिर खुद ही निपट लूँगा कि कौन है जो कि मेरे ब्रदर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। अब जैसा कि ब्रदर लू भी वहाँ पर मौजूद था और मैंग भी वहाँ पर मौजूद था तो उन दोनों के बारे में वो चैन यही सोचने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर खुद के कनेक्शन बनवाने होंगे। और जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्रदर ली को कॉल की और ब्रदर लू भी यहाँ पर आ चुका है, तो ये सब कुछ देखने के साथ मिंग अब काफ़ी डर चुका है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पर इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, मेरे पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। वो बस इसी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी फिर उसे सू की कॉल आ जाती है जो कि रो रही थी और वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन रोने की वजह से सही से बोल नहीं पा रही थी। वो उसे ये कहने लग जाता है कि वेल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं आकर तुमसे इसके बारे में बात करता हूँ। तुम अभी कहाँ हो, क्या मेरे घर के दरवाजे पर पहुंची हुई हो। तो कॉल के कटने के बाद वो ब्रदर लू और मिंग को कहने लग जाता है कि आज की हमारी मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है, मुझे कोई काम है तो इसके सिलसिले में मुझे जाना होगा, बाद में हम मिलेंगे। तो तभी ही मिंग ये कहने लग जाता है कि ये जो औरत है इसकी आवाज़ तो बिल्कुल भी ली रू मिंग की तरह तो नहीं थी, लगता है कि ये औरत कोई और थी। इसकी किस्मत काफ़ी अच्छी है। और वापस जाते हुए गाड़ी में फिर वो कहने लग जाता है कि हाँ अब मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिस पर सू कहने लग जाती है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड चली जाऊँ। वो चैन उसे कहता है कि बस इतनी सी बात और इस बात के लिए तुम रो रही हो। तो सू उसे कहती है कि असल में मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती, वहाँ पर कोई नहीं है जो कि मेरा ख्याल रखे, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो वो चैन उसे बताने लग जाता है अगर तुम घर के बाहर खड़ी हो तो उसे एक की का पता बताता हो, कहता है कि तुम उस की का इस्तेमाल करके अंदर चले जाओ और मेरा वेट करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और अभी ही वो चाबी का इस्तेमाल करके अंदर पहुंचे ही थी कि पीछे से हम देखते हैं कि सू भी आ जाती है। वो काफ़ी खुश थी, उसके साथ कुछ गार्ड्स वगैरह भी थे और वो ये कह रही थी कि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ सक्सेस सेलिब्रेट करूंगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे के करीब पहुंचती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो वो की भी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो घर में इंटर हो सके। तो इस पर उसका गार्ड ये बताने लग जाता है कि मिस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम इस दरवाजे को तोड़ देंगे, आप अंदर जा सकती हैं, फिर हम किसी को बुलवा कर इस दरवाजे को रिपेयर करवा देंगे। इतना सुनने के साथ ही वो खुश हो जाती है और कहते हैं कि क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो। फिर वो गार्ड आगे बढ़ता है और पिन का इस्तेमाल करते हुए उस दरवाजे को अनलॉक कर देता है। अब दरवाज़ा ओपन हो चुका था।
लेकिन अब जैसे ही सू दरवाजे में एंटर होती है तो देखती है सामने तो मुंह के आन है। मुंह के आन उसे देखकर हैरान हो जाती है और सू भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर मिस सू खुश होते हुए कहने लग जाती है कि मुंह के आन है, तुम घर पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि वो चैन अभी घर पर नहीं है। मुंह की आन उसे बताती है कि असल में मैं जानती हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है। मैंने उससे कॉल पर बात की तो उसने कहा कि घर पर मेरा वेट करना, और स्पेयर की के बारे में उसने मुझे बताया जिसका यूज़ करके घर के अंदर आ गई। और तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब बाहर गार्ड्स खड़े हुए थे जो कि अंदर आना चाहते थे, तो इस पर वो गार्ड्स को ये इशारा करते हुए कहने लग जाती है कि ये मेरी दोस्त है, तो तुम लोग बाहर ही रुक कर हमारा इंतज़ार करो। मुँह की आन भी कहने लग जाती है कि हाँ हाँ, जैसा कि हम दोनों दोस्त हैं तो फिर ठीक है, तुम घर के अंदर आ जाओ, बाहर रुक कर क्या कर रही हो? अब वो घर के अंदर आ गई थी, फिर वो जूते चेंज करती है। और जूते चेंज करने के बाद फिर वो उससे ये कहने लग जाती है कि मुँह के आन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कब से यहाँ पर हो? तो उसकी ये टून देखने के साथ ही वो हैरान हो जाती है और ये कहने लग जाती है कि ये जो जिस तरह से मेरे से बात कर रही है, ज़रूर इसके दरमियान और वो चैन के दरमियान कुछ तो चल रहा है। वो अपने ख्यालों में मगन थी और जब से सू से कहती है कि मिस मू मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुँह कियान से कहने लग जाते हैं कि वो मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर आई हूँ। सू किंग उसे कहती है कि चलो ठीक हो गया, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारी वो चैन से बात हुई, उसने क्या कहा, वो यहाँ पर कब तक आएगा? जिस पर मुँह कियान उसे कहती है कि मेरी अभी अभी बात हुई, ये तो मैं नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर कब तक आएगा, लेकिन हाँ जल्द ही आ जाएगा। सू किंग उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो, आराम से बैठ जाओ, मैं अभी अपना सारा सामान रख के वापस आती हूँ और फिर तुमसे बात करती हूँ। मुँह की आन ये सुनने के साथ ही हैरान हो जाती है और मन ही मन में यही कहने लग जाती है कि ये मुझे कह रही है कि मैं इस जगह पर बैठ जाऊँ। ऐसा तो मुझे इसे कहना चाहिए था कि ये बैठ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घर इसी का है? और इसी इमेजिनेशन में उसने इमेजिन भी कर लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर रोमांस करते होंगे। 2 मिनट के बाद वो सामान रख के वापस आते हुए कहने लग जाती है कि मिस मुकेन, आपको क्या पसंद है? आपको जो कुछ भी पसंद है मुझे बता सकती हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये सुनने के साथ ही तो वो तो और भी हैरान हो जाती है और ये सोचने लग जाती है कि लगता है कि इसे घर में चीज़ों के बारे में पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। इसका ये मतलब है कि ये और वो चंद यहाँ पर काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और वो इसके बारे में मिस सू से पूछ भी लेती है कि क्या तुम्हारे दरमियान और वो चैन के दरमियान कुछ चल रहा है क्या? तो सू से कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या? ये सुनने के साथ ही वो मन मन में कहने लग जाती है कि इसने इस बात को एडमिट नहीं किया इसका और उसका कुछ चल रहा है, और ना ही इस बात को इसने डिनाई किया है। उसकी बजाय मुझसे ये सवाल पूछ लिया, मैं इसका क्या जवाब दूँ? लेकिन मुझे ये बात भी मानना होगी कि दोंग हाई में सारे लोग इसे मानते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत भी है और वो चैन के साथ इसने अपना रिलेशनशिप भी बनाया हुआ है। तो सू ने जैसे ये सवाल किया था और उसको परेशान देखने के साथ ही ये मुस्कुराते हुए मन ही मन में सोचने लग जाती है कि उसकी शक्ल देखकर मुझे तो लग रहा है कि ये मेरे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। और फिर वो उससे यही पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम्हारे दरमियान और वो चैन के दरमियान ये सब कुछ कितने दिन पहले हुआ? तो वो कहती है कि कुछ दिनों पहले ही हमारे दरमियान ये सब कुछ हुआ। सू से कहती है इसका मतलब है कि तुमने उसके साथ काफ़ी अच्छे से वक़्त गुज़ारा होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें बिग सिस्टर कहकर पुकार सकती हूँ। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि इसने क्या कहा कि मुझे बिग सिस्टर कहेगी? तो सू से कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे को और जानने की कोशिश करती हैं। तो दूसरी तरफ हम वो चैन को देखते हैं जो कि अब ट्रैफिक में फंस चुका था और काफ़ी परेशान था और कहने लग जाता है कि पहले मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। खैर 2 घंटे के बाद वो घर पहुंच जाता है। जैसे दरवाजा ओपन करता है तो अंदर से उसे खाने की खुशबू आती है, जिसे सूंघने के साथ ही वो कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुंह की आंत भी खाना पका सकती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर का सीन देखता है वहीं पर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सू और मुंह दोनों काफ़ी खुश थी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर वो दोनों इसे देख लेती हैं तो मुंह की आंत कहती है कि फाइनली तुम वापस आ ही गए। जबकि सूफ से कहती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, जल्दी से जाकर तुम अपने हाथ पाँव धो लो और फिर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ क्योंकि डिनर तैयार हो गया है। तो सू अब ज्ञान को ये कहती है कि यंगर सिस्टर भी यहाँ पर आई हुई है, तो इस पर वो हैरान होता हुआ कहने लग जाती है कि अभी तो तुम मुझे बिग सिस्टर कह रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे लिटिल सिस्टर कहने लग गई? तो वो चैन उसे कहने लग जाता है क्योंकि तुम अभी छोटी हो ना, इसलिए वो तुम्हें लिटिल सिस्टर कह रही है। तो मुँह के यहाँ हैरान होते हुए उसे कहने लग जाती है कि ये मुझे संभाल कह रही है, मुझे बताओ कि मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट संभाल है जिसकी वजह से मुझे ये संभाल कह रही है?
खैर मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं जानना चाहती। मैं मुद्दे पर आती हूँ। मुझे बताओ कि ये तुम्हें अपना हस्बैंड कह रही है, तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान क्या चल रहा है? तो वो कहती है कि इसमें बड़ा बुला ही क्या है? और तुम आखिर इतना अजीब सा सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? मूक-यान मासूम सा चेहरा बनाकर उसे कहने लग जाती है कि प्लीज़ बिग ब्रदर मुझे बता दो ना कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। सो उन दोनों को इस तरह बातें करते हुए देखकर कहने लग जाती है कि ये बातें तुम दोनों बाद में कर लेना क्योंकि डिनर अब ठंडा हो रहा है, जल्दी से आओ और डिनर करो। मूक-यान कहने लग जाती है कि ठीक है तुम्हारी बात समझ गए, हम अभी आते हैं। और फिर मन में यही कहने लग जाती है कि हैं ये फिर से मुझे यंगर सिस्टर कह रही है। अब वो लोग खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए थे और सू यही कह रही थी कि हस्बैंड आप और ज़्यादा खाइए, जबकि वो ये कहने लग जाता है कि आज तुम्हारी मीटिंग थी ना, मैं जानता हूँ कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, लेकिन अगर कुछ भी हुआ है तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो। तो सू उसे कहने लग जाती है कि जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ था, तो उसमें कोई भी ज़रा बराबर भी डिफरेंस नहीं है। तो इस पर वो कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात हो गई। उन दोनों को इस तरह रोमांटिक बातें करते हुए देखने के साथ अब मुँह की आंख काफ़ी जेलसी फील करती है और वो कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी चल रहा है मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन वो चैन मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। वो चैन उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि किंग ने तुम्हें इसके बारे में बता दिया होगा। अगर उसने नहीं बताया तो क्यों ना तुम ही गैस कर लो कि आज क्या हुआ। इस पर वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो फिर मैं घर नहीं जाऊंगी बल्कि यहीं पर सो जाऊंगी। वो चैन उसे कहता है अगर तुम यहीं पर सोना चाहो तो सो सकती हो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूम मौजूद है। वो क्या जब कहती है कि सो किंग तुम्हारे बारे में क्या, तो इस पर वो कहते हैं कि मैं भी यहीं पर रुक जाऊंगी, भला मेरा क्या है, मैं नहीं वापस जाने वाली। वो क्या न मन मन में यही कहने लग जाती है, ओ अच्छा तो तुम भी वापस नहीं जाने वाली, तो अब जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। अब सोने का वक्त हो चुका था, उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो लोग फिर मिस मू के आन को उसका रूम दिखाते हैं और सू किंग कहने लग जाते हैं कि आप यहाँ पर सो सकती हैं, और वैसे भी मुझे कल जल्दी जागना है क्योंकि ऑफिस में जाकर काम भी तो करने हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, और फिर जल्दी से इन्हीं के रूम के अंदर इंटर हो जाती है। ये दोनों ये देखकर हैरान हो गए थे। वो सीधे जाकर बेड पर बैठी थी और उन्हें कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर सोना चाहती हूँ, और मन में यह भी कहने लग जाती है कि मैं देखती हूँ कि अब तुम दोनों इसको लेकर क्या करते हो। सू किंग कहने लग जाती है कि हस्बैंड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये यहाँ पर सोना चाहती है तो सो सकती है। तो वो चैन भी कहने लग जाता है कि कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बेड काफ़ी बड़ा है, अगर तुम दोनों यहाँ पर सोना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ सो जाऊँगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब अगला दिन हो चुका था, उनकी आँख खुल गई थी, लेकिन अभी भी सू सो रही थी और वो ये कहने लग जाती है कि मुझे थोड़ा बहुत और सोना होगा, कि तभी ही वो चैन को कॉल आ जाती है। दूसरी साइड पर कोई और नहीं बल्कि लीरू थी और उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें जल्दी से ऑफिस आना होगा। ये कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे जल्दी से ऑफिस आना चाहिए। तो जिस पर लीरू बैंक उसे कहने लग जाती है कि क्योंकि मेरे डैड यहाँ पर आने वाले हैं। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है तो इसमें परेशानी वाला भला क्या बात है कि जो तुम मुझे कह रही हो कि मुझे जल्दी से ऑफिस पहुंचना चाहिए। ली गुस्सा करते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आना होगा, अगर तुम टाइम पर ना पहुंचे तो हमने जितनी भी मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जिस पर वो जान कहता है कि ठीक है तुम वेट करो, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँचता हूँ। और अब पूरे 40 मिनट हो गए थे। 40 मिनट के बाद वो जैसे ही ली के पास पहुँचता है तो ली उसे कहने लग जाती है कि तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी पहुँच जाओगे और पूरे 40 मिनट लेट यहाँ पर पहुँचे हो। उसने गाड़ी में ही कपड़े चेंज किए थे तो वो जिप बंद करना चाहती थी, उसके लिए वो कहती है कि क्यों ना तुम ही जिप बंद कर दो। तो इस पर वो चैन उसकी जिप बंद कर देता है। अब जैसा कि उसने अपना ड्रेस पहन लिया था तो फिर वो कहती है कि अब जल्दी से हमें कंपनी के अंदर जाना चाहिए। और जैसे ही वो उसके डैड से मिलने के लिए पहुंचता है कि तभी ही वहाँ पर ली का भाई बैठा हुआ था और वो कहने लग जाता है कि ब्रदर इन लॉ तुम इतनी देर के बाद यहाँ पर क्यों पहुंचे, तो पता है ना कि डैड तुम्हारा वेट कर रहे थे। जबकि ली अपने डैड को ये कहने लग जाती है कि डैड आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने मुझे कॉल तो करना थी ना ताकि हम जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते। और फिर हमें उसके डैड के बारे में बताया जाता है कि ये ली फैमिली का अगला होने वाला हेड है। ली रू बिंग और ली रू थाई का डैड है। जिस पर डैड ली रू बिंग को कहने लग जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कॉल करके आता तो तुम सारी प्रिपरेशन कर लेती, तुम मुझे फेस करने के लिए पहले से ही तैयार रहती। तो वो कहती है कि डैड आखिर आपका यहाँ पर सडन विजिट करने का क्या मकसद हो सकता है। उसके डैड अब गुस्सा करते हुए ये कहने लग जाते हैं, एक तो तुम अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रख रही और ऊपर से मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर ना आऊँ, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। ली रूबिंग को भी ये सुनने के साथ गुस्सा आ जाता है
और वो अपने डैड को और बातें सुनाना चाहती थी कि तभी उनका भाई ली रुताई कहने लग जाता है कि डैड और सिस्टर, जब भी आप दोनों मिलते हैं तो लड़ाई शुरू कर देते हैं, प्लीज़ अब आज लड़ाई ना शुरू कीजिएगा। ली रूबिंग मन ही मन में कहने लग जाती है कि हाँ, मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, अभी फाइट करने का बिल्कुल भी अच्छा मौका नहीं है। फिर वो जाकर वो चैन के साथ चिपक जाती है और डैड को कहने लग जाती है कि डैड, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, इसका नाम है वो चैन, मैं आपको इससे मिलवाने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। और फिर वो चैन को भी कहने लग जाती है कि डार्लिंग, ये मेरे डैड हैं, तुम इन्हें अंकल कह सकते हो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो फिर तुम इन्हें कुछ भी कह लेना। तो वो कहता है कि अंकल, हमारी ये पहली मीटिंग है तो आपसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो उसे देखने के साथ ही डैड एक दफ़ा तो हैरान हो गए थे, और ये देखने के साथ लीरू बिंग मन ही मन में कहती है कि डैड को आखिर क्या हुआ, ये बिल्कुल खामोश क्यों हो गए। लीरू ताई साइड पर खड़ा हुआ मन ही मन में कहने लग जाता है कि सिस्टर, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वो ये बात तो जानता था कि अब डैड पहले से भी ज़्यादा सकेरी हो चुके हैं। और डैड गुस्सा करते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों बहन भाई ने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया, यही इसके पीछे तुम दोनों का कोई प्लान तो नहीं है ना। लीरू ताई अपने डैड को बताने लग जाता है कि डैड, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके तमाम रिकॉर्ड्स के बारे में जानता हूँ, कि जिस स्कूल में पढ़ा उसके भी मेरे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिस जिस हॉस्पिटल में गया उसके भी रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। तो इस पर डैड ली बताने लग जाते हैं कि वेल, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, ये असली वू चैन है ही नहीं, असली वू चैन तो मारा जा चुका है, ये उसकी आइडेंटिटी को चुरा कर यहाँ पर फिर रहा है, इसलिए तुम कितना भी इन्वेस्टिगेट कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। ली रुताई अपने डैड को कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, मैंने कुछ लोगों के इसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, यही वो चैन है, मैंने इसका डीएनए टेस्ट भी करवाया तो उससे भी मुझे पता चला कि ये वो चैन ही है। तो ली रुताई के डैड उसे कहने लग जाते हैं कि तो इसकी फिर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सारा प्लान करके यहाँ पर आया हुआ है, इसने सारा का सारा प्लान तुम्हारी सिस्टर के लिए बनाया है, इसमें सब कुछ फेक ही है। और वो फिर मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि वो चैन, तुम जितने भी झूठ बोल रहे हो ना, मैं तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने लेकर आऊँगा। और वो चैन को कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मुझे लगता है कि तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। तो उन्हें इतना कूल और काम देखने के साथ ही दोनों बहन भाई अब इसी सोच में पड़ गए थे कि डैड के जो एक्सप्रेशन चेंज हो चुके हैं, लगता है कि ये ज़रूर कोई ना कोई गेम अब खेलना शुरू कर देंगे। वो भी फिर वहाँ पर बैठ जाता है और उनके डैड को कहने लग जाता है कि हाँ, अभी तो मैं फ़िलहाल रूबिंग की कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो डैड कहने लग जाते हैं कि तुमने यूनिवर्सिटी में जो मेजर किया है तो तुम्हारा अब आगे क्या करने का प्लान है। वो चैन कहने लग जाता है कि मैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आगे जाऊंगा, लेकिन उसके बारे में बाद में काम करूंगा, पहले मुझे रूबिंग की कंपनी को लिस्टेड करवाना है। ली रूबिंग के डैड फिर कहने लग जाते हैं कि वेल, तुम तो काफ़ी एम्बिशियस हो, तुम्हारी हॉबीज़ के बारे में क्या। और मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि जैसा मैंने सोचा था इसने मेरे सवालों का वैसा ही जवाब दिया, अब मुझे अब सवालों की डायरेक्शन को चेंज करना होगा। वो चैन अब डैड को बताने लग जाता है कि मुझे कैलीग्राफी पसंद है, आर्ट पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, किक बॉक्सिंग पसंद है, कार्स पसंद है। तो उसकी ये बातें सुनने के साथ ली र्यूबिंग भी मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि ये इतनी डिटेल्स बता रहा है, डैड चाहते हैं कि ये कोई गलत मूव इख्तियार करे और इससे वो पकड़ा जाए। और फिर वो चैन मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि मुझे गन्स भी पसंद हैं। इस पर ली र्यूबिंग के डैड हैरान होते हुए कहने लग जाते हैं कि गन्स, क्या तुम्हें गन्स के बारे में भी कुछ पता है। ली र्यूबिंग ये सुनने के साथ ही हैरान हो जाती है और कहने लग जाते हैं कि लगता है कि अब इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके बैकग्राउंड को देखकर लगता नहीं है कि इसका और गन्स का कोई भी कनेक्शन है, अब डैड इस बात से लेकर इसे पकड़ लेंगे। वो चैन मुस्कुराते हुए उसे कहने लग जाता है कि आपको तो पता ही है कि जो भी लड़के लोग वगैरह होते हैं ना, इन्हें गन्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन लेते हैं, तो मैंने भी बस गन्स में इंटरेस्ट लिया, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सीखा, इनके बारे में, बेशक के बारे में मैं जानता हूँ। और वो इसी तरह और भी गन्स के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देता रहता है और वो ये भी बताने लग जाता है कि मैंने भी एक गन बनाई थी, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं आई, लेकिन वो वुड की बनी हुई थी। ली रूबिन उसकी ये बातें सुनने के साथ ही अभी भी हैरान बैठी हो, तो ये कह रही थी अगर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये ऐसे ही करता रहा तो ये किसी न किसी ट्रबल में फंस जाएगा। जबकि ली के डैडी सोने के साथ कहने लग जाते हैं कि ली रूत आई, क्या तुम्हारे पास गन मौजूद है। तो इस पर वो कहता है कि हाँ हाँ डैड, मेरे पास गन मौजूद है। तो ली रूताई के डैड कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारे पास गन है तो तुम इसे वो को दे दो। ली रूताई अब अपनी गन निकाल कर वो चैन को देते हुए कहता है कि ब्रदर इन लॉ, आप इसे रख लीजिए,
अब जैसे ही उसने अपनी गन वो चैन को दी थी तो उस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम मुझे अब इस गन के बारे में बताओ। तो गन को देखने के साथ ही वो कहने लग जाता है कि ये टाइप 94 है, इसे टाइप 54 के साथ रिप्लेस किया गया है, 1940s में इसे बनाया गया था। वो गन के बारे में और भी डिटेल्स बताया जा रहा था। ली रूबिंग और भी हैरान होती जाती है और वो ये कहने लग जाती है कि आखिर ये क्या बकवास किया जा रहा है। ज़रूर ये डैड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा क्योंकि ये जानता है कि डैड मिलिट्री में थे और गन्स के बारे में जानते हैं। वो चैन फिर उस गन को चेक करते हुए अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर मैं इसके वेट की बात करूं और मैं सही हूं तो इसमें 6 बुलेट्स होंगी। फिर वो जैसे ही उन बुलेट्स को काउंट करता है तो वो पूरी 6 की 6 थी। इस पर खुश होता है कहने लग जाता है कि देखा मैंने 6 कहा था ना। जबकि ली रूबिंग हैरान होते हुए कहने लग जाती है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये गन्स के बारे में इतना कुछ जानता है तो इससे तो ये अपने आप को एक्सपोज कर देगा। और ली के डैड ये सब कुछ देखने के साथ मन ही मन में ये कहने लग जाते हैं कि गन के बारे में बताकर इसने खुद को तो एक्सपोज कर दिया है और ये रूब इनके लिए कर रहा है। मुझे लगता है कि ये रूब इनके बॉयफ्रेंड बनने के काबिल है, ये मुझे बस शो करवा रहा है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि ये एक मिस्टीरियस बंदा है, इसके पीछे स्पेशल फोर्स लगी हुई है और ये रूब इनको डेटिंग कर रहा है। तो आखिर इसकी रीज़न क्या हो सकती है, मुझे बस इसके बारे में मालूम करना होगा। ली रूबिन के डैड फिर ये सब कुछ देखने के साथ उसे कहने लग जाते हैं कि वो चैन तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। वो चैन कहने लग जाता है कि हाँ हाँ ये तो है ही सही, और वैसे भी रूबिन के साथ तो मेरा अपना रिलेशनशिप चल रहा है, मैं बस इससे प्यार में पड़ गया। मैं आपसे कुछ प्राइवेट बातें भी करना चाहता हूँ, तो क्यों ना प्राइवेटली उन बातों को डिस्कस किया जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? रूबिंग इस पर हैरान हो तो कहने लग जाते हैं कि तुम मेरे डैड से प्राइवेटली बात करना चाहते हो, ये भला कैसे हो सकता है कि इस बात में मैं ना बैठूं। उसके डैड भी ये कहने लग जाते हैं कि रूबिंग तुम अपने भाई ताई को लेकर यहाँ से बाहर चली जाओ। तो वो कहती है कि ये भला कैसे प्राइवेट बात करने वाले हो कि जिसके बारे में मैं नहीं जान सकती। तो उसके डैड कहते हैं कि वो चैन ने कहा है तो तुम्हें तो फिर तो जानना चाहिए ना। तो वो चैन पे कहने लग जाता है कि रूबिन तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे डैड बात करने वाले हैं, तो इस बात से तुम्हारे डैड को काफ़ी गुस्सा भी आ सकता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर बैठो और अपने डैड को गुस्सा करते हुए देखो, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो इस पर वो कहते हैं कि ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम कहो। उसका भाई भी वहाँ से निकल लेता है और कहने लग जाता है कि ब्रदर हैं लाओ डैड आप यहाँ पर बैठकर बात कीजिए। जैसे ही वो बाहर आए थे तो इस पर रूबिंग उसे कहते हैं कि तुमने इस रूम में सर्वेलेंस वगैरह तो लगवाया था। वो कहता है कि हाँ हाँ लगवाया है। तो वो कहते थे ठीक है फिर हम सर्वेलेंस की मदद से देख लेंगे कि ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो दोनों वहां से जा चुके थे तो पीछे से ली का डैड कहने लग जाता है कि उसने तुम्हारी बात सुनी जबकि वो मेरी नहीं सुनती। वो चैन उसे कहता है कि हाँ हमारे दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है तो इसलिए हम रीजनेबल भी हैं। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर कहने लग जाता है कि एक मिनट, वहाँ पर एक बोतल रखी हुई थी तो वो नीचे गिरा देता क्योंकि उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था। अब जैसा कि वो कैमरा डिस्ट्रॉय हो चुका था तो ये देखने के साथ ही रूबिन कहने लग जाती है कि तुम्हारे कैमरास के साथ क्या चल रहा है। इस पर उसका भाई कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने और भी कैमरास लगाए हुए हैं। कि तभी ही वो चैन एक और कैमरे के करीब खड़ा हो गया था ताकि उसे भी डिस्ट्रॉय कर सके। वो ये बात अच्छे से जानता था कि यहाँ पर काफ़ी सारे कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं और इसके बारे में वो डैड को नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो उससे प्राइवेटली जो बात करना चाहता था कि वो और कैमरे के पास पहुंचकर डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी होता ही है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद अब उसे ऐसा मालूम हुआ था कि कमरे में अब कोई भी उनकी बातचीत नहीं सुन पाएगा। तो वो ये कहने लग जाता है कि अंकल मुझे लगता है कि अब हम बात कर सकते हैं। कि तभी पीछे से ली के डैड गन लेकर उसके सर पे रखते हुए कहने लग जाते हैं कि हाँ पुत्र आप मुझे बताओ। वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे, वो इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर ये बंदा है कौन। और वो फिर उसे ये कहने लग जाता कि मुझे बस तुमसे यही जानना है कि आखिर तुम मेरी बेटी की साइड से क्यों अपेयर हुए, तुम मेरी बेटी का साथ क्यों चाहते हो। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।